Everyone, how are you? Well, you all are good and safe at your home. We have already learnt about the agriculture practice, step 1 preparation of soil and second sowing in our previous video. Today we will study about next steps of agriculture activities. Third step is adding manure and fertilizers. In last video I have told about why do we add manure and fertilizer, what are other ways farmers used for replenish soil with the nutrient. Now we will learn about manure and fertilizer. So what is manure? Manure is a organic substance obtained from is an decomposition of an plants or animals. तो जर्नली मैन्योर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के थ्रू उनके डिकम्पोजन से हम प्रिपेयर करते हैं. तो लाइक एनिमल और प्लांट वेस्ट लाइक किचन वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स पील्स, काउ डंग, वीड्स एक्सेट्रा, दीज आर वेस्ट. मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था. वी हैव लर्नड अबाउट द कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग इन 6th and 7th क्लास. सो व्हाट इज कंपोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट टू मैन्योर. फार्मर्स dig a pit on the farm where all the organic waste collected, then cover it with the thick layer of soil. After some time microorganisms convert it into a black color substance. Such a substance, this is manure. जब क्या होता है मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो एक होल करते हैं, सॉइल में एक होल तैयार करते हैं, एक पिट तैयार करते हैं जिसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उनका वो सारा वेस्ट उसमें कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एक सॉइल की थिक लेयर से कवर कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम्स बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर उनका डिकम्पोजन करके उनको एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है इसी को हम मैन्योर कहते हैं. ये तो हो गया हमारा कंपोस्टिंग. और व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? एंड इन द वर्मी कंपोस्टिंग द फार्मर्स कन्वर्ट दिस वेस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म. वर्मी कंपोस्टिंग में हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कर रहे हैं. जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वहाँ पर हम वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए रेड वॉर्म्स का यूज़ करते हैं या फार्मर्स उनको यूज़ करते हैं. तो ये आपके दो मेथड हो गए मैन्योर प्रिपेयर करने के, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग. क्लियर? नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र. देन व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. लाइक मैन्योर जो थे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फर्टिलाइज़र्स क्या है आपके इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो फैक्ट्रीज़ में किया जाता है. फर्टिलाइज़र्स आर द केमिकल सब्सटेंस. ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से ही रिच रहते हैं. ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. लाइक एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश. ये सभी आपके फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हैं. फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हम एक बेटर और गुड यील्ड पा सकते हैं. बट ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इन केमिकल सब्सटेंस होते हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. अभी हम फर्दर इनके बारे में स्टडी करेंगे. तो बेसिकली मैन्योर फर्टिलाइज़र का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं. क्योंकि आफ्टर सम टाइम सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए हमें मैन्योर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ता है. क्लियर? देयर आर सम अदर मेथड विच फार्मर्स यूज्ड फॉर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. फर्स्ट इसमें कुछ मतलब और भी मेथड्स होते हैं. फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करने के साथ साथ कुछ और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनका फार्मर्स यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. इसमें आपका जैसे
एक आता है आपका एग्जाम्पल है लीविंग द लैंड फॉलो। लीविंग द लैंड फॉलो मीन्स जो लैंड है, जो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लैंड यूज़ कर रहे हैं, उस लैंड को अनकल्टिवेटेड रहने देना। मतलब 1 ईयर तक या कुछ मंथ्स तक वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का ना करना। उसको मतलब केवल उसको टेलिंग और प्लगिंग प्रोसेस करके सॉइल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो नेचुरल वे में अपने आप को न्यूट्रिएंट और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। सेकंड मेथड आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली। क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या होता है, क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो करना। मीन्स क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स इंश्योर करते हैं कि वो सेम क्रॉप्स को कंटिन्यूसली ग्रो ना करें। तो ये क्या होता है, जब हम सेम क्रॉप्स को कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं तो इससे भी हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जो सॉइल होती है वो सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर रहता है जब हम क्रॉप्स को रोटेट करके उनको ग्रो करते हैं, तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रीस्टोर हो जाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगेन रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो दीज आर द 2 मेथड्स विच फार्मर्स यूज़। क्लियर? In previous class we have studied about the rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria, these present in the nodules of the roots in leguminous plants. प्रीवियस 7th क्लास में हमने स्टडी किया था कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट लेता है। सॉइल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की नीड होती है, बट सॉइल उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करा पाती है, क्योंकि नाइट्रोजन वी नो वेरी वेल कि जो एयर की कंपोजिशन में उसमें 78% नाइट्रोजन है, बट वो नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है ताकि जो प्लांट्स उनका यूज़ कर सकें। 7th क्लास में हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन की नीड होती है, वो प्लांट्स नाइट्रोजन की नीड को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, तभी हम उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस नहीं होते हैं, बट उनको फिर भी नाइट्रोजन की नीड होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बैक्टीरियाज होते हैं, जो जिसमें आपका एग्जांपल हमने लिया है राइजोबियम बैक्टीरियाज। तो ये क्या करते हैं, रूट्स की जो नोड्यूल्स होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उनकी रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे प्लांट्स उनको ईजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर। तो व्हाट इज़ द लेग्यूमिनस प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम नॉर्मली बोलते हैं फलीदार पौधे। जो आपके जो फली वाले जो इतने भी पौधे होते हैं, लाइक आपके सैम, मटर, ये जो पीज़, ये सभी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ मैन्योर्स के एडवांटेज हैं और कुछ फर्टिलाइज़र के डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर दैन द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से अच्छा माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मैन्योर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट फर्टिलाइज़र हमारा केमिकल सब्सटेंस है, डेट्स वाई। तो हेयर आर द सम एडवांटेज ऑफ मैन्योर। फर्स्ट, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। ये क्या करता है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, जिससे सॉइल ज़्यादा वाटर को होल्ड करने में कैपेबल हो जाती है। सेकेंड है इसमें जो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजीली। ये सॉइल को पोरस करने में हेल्प करता है, जिससे जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो गैसेस को ईजीली एक्सचेंज कर सकती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको भी इंक्रीज़ करता है। क्लियर? और इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है, उसको भी इंक्रीज़ करता है, उसको भी गुड क्वालिटी की सॉइल को प्रिपेयर करता है। गुड क्वालिटी सॉइल मीन्स उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुड फर्टिलिटी होती है, अच्छा एक प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करने में कैपेबल होती है। अब नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइज़र? डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र, जब
फर्टिलाइज़र्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन कॉज पॉल्यूशन। यानी जब हम इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तो वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं और पॉल्यूशंस को भी इंक्रीज़ करते हैं, और ये जो हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को भी बेकार कर देते हैं, उसकी मतलब फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करने से ये जो वेजिटेबल्स और जो भी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, अगर उन पर उसके ट्रेसेस रह जाते हैं तो वो जो ट्रेसेस होते हैं उस क्रॉप्स को यूज़ करने के बाद जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको भी अनहेल्दी बनाते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ इरीगेशन। तो व्हाट इज़ इरीगेशन? इरीगेशन इज वाटरिंग टू द प्लांट्स। इरीगेशन प्रोसेस में जैसे ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, सभी जो लिविंग बीइंग्स हैं सभी को वाटर चाहिए, और प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए प्रॉपर वाटर चाहिए होता है। प्रॉपर वाटर जब उनको प्रोवाइड नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो सॉइल में हम वाटर प्रोवाइड करवाते हैं तो प्लांट्स से अपनी रूट्स के थ्रू उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ही जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स का, उसमें भी वाटर की नीडेड होती है। तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द क्रॉप प्रोटेक्शन। तो इरीगेशन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया। तो व्हाट इज़ इरीगेशन? हेयर इज़ द डेफिनेशन: द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंटली ऑफ द इरीगेशन वेरियस द क्रॉप टू क्रॉप्स, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मीन्स जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, उस प्रोसेस को हम इरीगेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, एक इरीगेशन प्रोसेस को हम एक डिफरेंट इंटरवल्स पे करते हैं, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जो इरीगेशन प्रोसेस होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक आपका क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सीजन्स। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में कि जो हमें क्रॉप्स हम ग्रो करने जा रहे हैं वो कैसी क्रॉप्स है, जैसे खरीफ क्रॉप्स है या रबी क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स को मोर वाटर नीडेड होता है, रबी क्रॉप्स को लेस वाटर नीडेड होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की टाइप्स, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है। एंड सीजन, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है। तो ये सभी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इरीगेशन प्रोसेस पर, क्योंकि अगर सीज़न में, अगर हम रेनी सीज़न में क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वहाँ पे हमें इरिगेशन प्रोसेस की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि उसको नेचुरल वे में उसको वाटर प्रोवाइड हो जाता है। बट समर सीजन्स में हमको एक रेगुलर इंटरवल्स पे प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना नेसेसरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एवेपोरेशन रेट होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और वाटर का एवेपोरेशन रेट जो बहुत होता है, दैट्स वाई। और इससे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। क्लियर? अब हेयर सम सोर्स ऑफ इरीगेशन, मतलब वाटर को प्रोवाइड तो हम करेंगे, प्लांट्स में इरीगेशन प्रोसेस करेंगे, बट उसके लिए हमको सोर्स भी तो चाहिए जहाँ से हम वाटर्स को ला सकें, वाटर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो हेयर सम सोर्सेज ऑफ वाटर इरीगेशन। अब सोर्स ऑफ इरीगेशन मीन्स सोर्स ऑफ वाटर। द सोर्स ऑफ इरीगेशंस आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। ये सभी क्या हैं, आपके वाटर्स के सोर्स है जहाँ से हमको आपको वाटर्स मिलता है, और इसी वाटर को हम इरीगेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हम सोर्स ऑफ इरीगेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सम मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके आते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, यहाँ ये जो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है इसमें 2 टाइप्स के मेथड्स हमने स्टडी किया है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में यहाँ पर जो मैन्युअली और द एनिमल्स के थ्रू जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं। ये जो मेथड्स होते हैं हमारे काफ़ी चीप होते हैं, और बट मोर लेबरियस होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और हमारी बहुत ज़्यादा लेबर वेस्ट होती है। तो हेयर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट एग्जांपल, मोट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पुली सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स pulling of water from a well or other such sources of irrigation land। ये जो मोट में आपको दिखाया गया है इसमें ये चैन सिस्टम भी होते हैं, इसमें से वाटर को पुल किया जाता है और उसको वेल से या किसी भी सोर्स से वाटर को पुल करके उसमें क्रॉप्स में प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चैन पंप। चैन पंप इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 large व्हील्स
connected by the chain और there are bucket attached to the chain. चैन सिस्टम आपको शो हो रहा है पिक्चर्स में. यहाँ पर जो एक बकेट है वो चैन से कनेक्टेड है और वेल से कनेक्टेड है और एक व्हील से अटैच्ड है. तो जब हम जैसे उसको पुल इसके थ्रू हम वाटर को ड्रॉ करते हैं और उस वाटर को ड्रॉ करके हम अपने पूरे क्रॉप्स में इरिगेशन प्रोसेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका ढेकली. ढेकली सिस्टम भी सेम अबाउट सारे मेथड्स इसमें सेम ही हैं जिसमें हमारी मैनुअल पावर्स का यूज़ किया जाता है. ढेकली, it is the process of the drawing water from a well. We tied a rope and a bucket to pull and we tie the heavy stick. Clear? Next है आपका राहत. राहत use animal labor to draw the water from the wells. Here you can see in the picture. Clear? These are traditional methods. ये काफ़ी मतलब चीप मेथड्स होते हैं बट इसमें जो वाटर वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. वाटर का वेस्टेज बहुत होता है और प्रॉपर वे में हम इरिगेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है. प्रॉपर तरीके से हम वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं प्लांट्स में. तो ये सभी मेथड्स आपके ट्रेडिशनल मेथड हो गए. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं जिसमें आपका आते हैं. देयर आर 2 मेथड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ये जो मॉडर्न मेथड्स है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड्स माने जाते हैं क्योंकि इनका हम ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पानी की जो आपको सभी को पता है कि वाटर की परसेंटेज हमारी अर्थ पे बहुत कम है. जो हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, वाटर वो जो डे बाई डे उसकी जो लेवल है वाटर का वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. तो हमें वाटर को एक वाइजली यूज़ करना एक चैलेंजिंग स्टेप होता है. तो ये जो मेथड्स होते हैं ये वाटर की वेस्टेज को बहुत कम करते हैं और वाटर्स का एक सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाते हैं इरिगेशन में. क्लियर? तो फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. इन दिस सिस्टम फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम से पहले हम रीड करना चाहेंगे पम्प, अबाउट द पम्प. पम्प क्या होता है? देखिए, पम्प हेयर पम्प आर द कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पंप एक आपका जो मशीन है जिसके थ्रू हम वाटर्स को लिफ्ट करते हैं. पंप आप नॉर्मली सभी घरों में जो वाटर टैंक होता है टेरेस पे उस तक ग्राउंड लेवल से वाटर को हम ऊपर पहुंचाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम वाटर पंप्स का यूज़ करते हैं. ये पंप्स का वर्क क्या होता है? ये वाटर को लिफ्ट करके ऊपर तक लेकर जाता है. ये जो पंप्स होता है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डीजल, बायोगैस इसको रन करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. क्लियर? तो पंप क्या है? कॉमनली एक मशीन्स है जिसको हम यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए. ओके. और इसको रन करने के लिए जो एनर्जीज़ का हम यूज़ करते हैं उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, सोलर एनर्जी आती है. तो बैक टू द स्प्रिंकलर सिस्टम. हाँ, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में आप पिक्चर्स में देखेंगे यहाँ पर एक वेल है, वेल से एक पंप अटैच्ड है और ये जो पंप अटैच्ड है इससे मेन पाइप्स अटैच्ड हैं और फिर यहाँ पर आपको पैरेलल्स पाइप्स शो हो रहे हैं अटैच्ड. और इन जो पाइप्स के जो ऊपर टॉप सरफेस पे अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे आपको रोटिंग नोजल्स शो हो रहे हैं. ये जो रोटिंग नोजल्स होते हैं जब जैसे हम अपना पंप स्टार्ट करते हैं तो ये वेल से पानी को लिफ्ट करके मेन पाइप में सप्लाई करता है और मेन पाइप में सप्लाई कराने के साथ साथ ये जो पैरेलल्स पाइप्स के थ्रू पैरेलल्स पाइप्स में वाटर का फ्लो होता है और फ्लो होने से ये जो रोटिंग नोजल्स होते हैं ये रोटेट होना स्टार्ट करते हैं और वाटर को स्प्रिंकल करना स्टार्ट करते हैं. स्प्रिंकल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. रेन की फॉर्म में क्रॉप्स और प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल करना स्टार्ट करते हैं. दैट्स वाई वी कॉल दिस स्प्रिंकलर सिस्टम. क्लियर? और क्लियर हो जाएगा अभी. देखिए, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. ये जो सिस्टम है आपका एक अनइवन लैंड्स पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो लैंड होती है वो अनइवन होती है, मीन्स ऊपर नीचे होती है वहाँ पर, और वाटर जो होता है वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है. क्लियर? तो द परपेंडिकुलर पाइप्स having the rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at the regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Clear? ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं इसके थ्रू हम वाटर जैसे फ्लो करते हैं तो वाटर फ्लो होकर जाता है मेन पाइप से और एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे रोटिंग नोजल्स के थ्रू फिर वाटर रेन की फॉर्म में जितनी भी हमारी क्रॉप्स जो होती हैं उनके ऊपर स्प्रिंकलर होना स्टार्ट करता है. तो डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम. क्लियर?
और स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल इन सैंडी सॉइल, जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। नॉर्मली आपने गार्डन्स वगैरह में देखा होगा कि जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे ग्रास को वाटर करने के लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। एक पाइप्स होता है, उसमें नोजल्स लगे होते हैं, वो नोजल्स रोटेट कर रहा होता है और रेन की फॉर्म में, एक शावर की फॉर्म में वाटर स्प्रिंकलर हो रहा होता है ग्रासेस पे, प्लांट्स पे। क्लियर? नेक्स्ट इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, जैसे इसका नेम से ही पता चलता है, ड्रिप मीन्स ड्रॉप। इस सिस्टम में जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स में जाता है। लाइक हॉस्पिटल्स में हमने ड्रिप देखते हैं, ड्रिप लगाते हैं, कभी वीकनेस आ जाती है, ग्लूकोज ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर जो ड्रिप होती है वो कैसे आती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसमें से जो भी आपकी मेडिसिन होता है, ग्लूकोज होता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा होता है। ये सेम सिस्टम यहाँ पर है। तो फर्स्ट हम फिगर को स्टडी करेंगे। फिगर में हम देखेंगे वेल है, सेम अटैच्ड पंप अटैच्ड है वेल से, एक मेन पाइप अटैच्ड है, और फिर यहाँ पर ये जो पाइप्स हैं ये बिल्कुल प्लांट्स के रूट्स हैं वहाँ पे अटैच्ड हो रहे हैं, और ये पैरेलल उसमें ये स्प्रेड हैं पूरे फील्ड में पाइप्स। ये जो पाइप्स होते हैं, जो पैरेलल पाइप्स हैं, इनमें छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, और ये जो होल्स होते हैं बिल्कुल प्लांट्स के रूट से ही अटैच्ड होते हैं। क्लियर? तो जैसे हम जब पंप्स के थ्रू पंप से स्टार्ट करते हैं तो वाटर को पुल करके मेन पाइप में जैसे ही वाटर का फ्लो आता है और ये जो पैरेलल पाइप्स में वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, तो वाटर जो होल्स किए गए हैं पाइप्स में उनके थ्रू ड्रिप बाय ड्रिप वाटर प्लांट्स के रूट्स में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आने से यहाँ पे वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, और डायरेक्टली जो वाटर की सप्लाई होती है वो प्लांट्स की रूट्स में होती है। क्लियर? तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट द पोजीशन ऑफ द रूट। क्लियर? ये सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है बिल्कुल रूट्स की पोजीशन में, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए ही इसका नाम जो रखा गया है वो ड्रिप सिस्टम रखा गया। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक्स फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता। इट इज़ द बून इन द रीजन्स वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। ये वहाँ की उस एरियाज़ के लिए एक बून मीन्स वरदान है जहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत ही ख़राब है, वहाँ पर मतलब वाटर की जो बहुत ही कमी है, सेक्रेसिटी ऑफ वाटर जो एरियाज़ होती है वहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। क्लियर? तो इरिगेशन प्रोसेस। Okay, thank you. Next step, protection from weeds in our next